जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि भी हम लोग विजन आईएएस के मंथली मैगजीन्स को फॉलो कर रहे हैं। मंथली मैगजीन्स जो आती है उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अभी जो हम लोग दिसंबर 2023 का जो मंथली मैगजीन्स आई है उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। आज जो ये तीसरा सेशन है। ओके, इससे पहले हम लोग 2 सेशन को देख चुके हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अभी हम लोग पॉलिटी को देख रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी में जो करंट अपडेट आई है दिसंबर 2023 में उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। आज तीसरा सेशन है तो ये भी आर्टिकल, आज के आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चाहे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के एग्जाम हो या सब्जेक्टिव टाइप्स के एग्जाम, सभी में ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे कि आज का पहला आर्टिकल में क्या कहा जाता है, प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023, यानी कि प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 में क्या बदलाव देखने को मिला है, क्या क्या अपडेट आई है, क्या संशोधन हुआ है, कि क्यों चर्चित में है, इसका क्या इतिहास है, इसका क्या निष्कर्ष निकाला, जैसे इसका लाभ क्या है और अभी की तुलना में और पहले की तुलना में जो पत्र पत्रिकाएं जो थी इसमें क्या डिफरेंट है। इन तमाम बिंदुओं को हम लोग एक एक करके डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो ये सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। तो आप अगर मेरे लेक्चर को सुन भी लेते हैं ना तो भी आपका अच्छे खासे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे आप आसानी तरीके से लिख सकते हो। तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात इसका नाम है आपका प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023, यानी कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स, यानी कि पीआरपी। इसको याद रखना, पीआरपी। ठीक है, एक्ट 2023। ठीक है, देखिए ये सुर्खियों में क्यों है, चर्चा में क्यों है, इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। देखिए राष्ट्रपति ने प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण यानी कि पीआरपी विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी गई है। उसको ये विधेयक अब कानून बन चुका है। ओके, इस कानून ने औपनिवेशिक युग के प्रेस और पुस्तक पंजीकरण पीआरपी अधिनियम 1867 की जगह ली है। देखिए ये आप सुर्खियों में क्यों है, चर्चा में क्यों है, इसके बारे में समझिए। ये जो ना ये अधिनियम जो है ना, ये अधिनियम आज का नहीं है। ओके, देखिए हाँ, हम जानते हैं, आप जानते हैं कि हमारे संविधान में संशोधन की व्यवस्थाएं हैं, है ना। जहां लगता है कि नहीं इसमें संशोधन होनी चाहिए, कई बार संशोधन हुआ है। इसमें भी हम लोग इतिहास में देखेंगे, जो इसके इतिहास के बारे में समझेंगे तो जानेंगे, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि कई बार संशोधन किया गया है, कई बार नाम बदलाव किया गया है। फिर से 2023 में इसके नाम को बदलाव करके राष्ट्रपति के द्वारा जो इसको मंजूरी दे दी है। ये विधेयका से जो है ना, विधेयक से जो ये कानून बन गया है। तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ये जो पहले विधेयक था, जो सब इस शुरुआत हुई थी, उस समय इसका नाम था प्रेस और पुस्तक पंजीकरण। ये ध्यान रखना है, आपको ये पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स में कि प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण अधिनियम जो 2023 का जो है वो शुरुआती तौर पे उसका क्या नाम था, मतलब इसी तरह से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो उसका नाम होगा आपका प्रेस और पुस्तक पंजीकरण यानी कि पीआरपी अधिनियम। ये कब बना था, 1867 ईस्वी में। इसी को संशोधन करके जो अभी 2023 में राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया है, इस विधेयक को जो है अब कानून के तौर पर बना दिया गया है ना। तो इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए चर्चा में, क्योंकि ये विधेयक से क्या बन गया, कानून बन गया। ये किसके द्वारा बनाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ तक की बातें हो गई। हम लोग चर्चा में क्यों है इसके बारे में समझ चुके। अब हम लोग कुछ इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। देखिए इसमें जो जितना डिटेल्स मैं आपको इजी लैंग्वेज में अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात इसका इतिहास के बारे में समझते हैं। प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 से पहले ये पारित प्रेस अधिनियमों का संक्षिप्त इतिहास। ओके, इसमें इतिहास के बारे में दिया गया। सबसे पहला जो ये पब्लिश कब हुआ था, 1867 ईस्वी में। क्या हुआ था, प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम जो 1867 ईस्वी में ये लागू हुआ था। लेकिन इससे भी पहले जो है 1799 में जो है ना, ये इसका नाम था प्रेस सेंसरशिप अधिनियम। ये भी आप ध्यान रखना, प्रेस सेंसरशिप अधिनियम जो है ना, ये जो है आपका पहले यही बनाया गया था, इसका नाम यही था। और इसका अगर लागू करने की व्यवस्था बताया जाए तो ये किसके शासनकाल में हुआ था, किसके कार्यकाल में हुआ था, ये लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था, जब वो अंग्रेज भारत में थे। याद आ रहा है, इसके इतिहास में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप स्टेट पीसीएस में हो ना, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिनियम किसके शासनकाल में बनाया गया, किसके कार्यकाल में बनाया गया था। ये आपके कई एग्जामों में देखने को मिला होगा, है ना। तो ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा बनाया गया था, लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में बनाया गया था। ये 1799 में बनाया गया था। और इसमें एक कंफ्यूजन वाली बात ये भी है कि इसके जो ये कार्यकाल के दौरान बनाया था, पारित हुआ था। ओके, और लेकिन कुछ समय बाद जो फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, फ्रांसीसी आक्रमण के बाद से पहले जो है ये प्रेस पर जो है इस प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया है। ठीक है, और ये जो 1818 ईस्वी में क्या हुआ, इस पे जो है ना इसको वापस ले लिया गया। किसके द्वारा वापस ले लिया गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। आपको ये भी पूछे जाते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता या तो यानी कि प्रेस सेंसरशिप अधिनियम जो 1799 में बना था, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में कार्यकाल के समय में पारित किया गया था, जिसे
हटा दिया गया, वो किसके द्वारा हटाया गया था, वो भी पूछे जाते हैं। किसके द्वारा गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा हटाया गया था। कब हटाया गया था? 1818 में हटाया गया था। ये हमें ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लो। कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे की संभावनाएं हैं, तो ये आप ध्यान रखना है। ओके, तो उसके बाद उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके अध्यादेश यानी कि जारी किया गया था, लाइसेंसिंग यानी कि विनियम अध्यादेश जिसको 1823 ईस्वी में इसको जारी किया गया था। इस समय जो है ना, उस समय इसका गवर्नर जनरल क्या था, इसमें जो है जॉन एडम्स थे। ठीक है, इसको ध्यान रखना, 1823 ईस्वी के समय में ना गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एडम्स। और इस अध्यादेश के कठोर प्रावधान थे। इस अध्यादेश में जब देखिए ये जैसे कहा लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ये उतना ज्यादा कठोर शासन नहीं था, सिर्फ इसको लागू करने के इस अधिनियम बनाया गया था। लेकिन इसके बाद जो ना जब लॉर्ड हेस्टिंग आया था, इसको बंद करवा दिया गया कि नहीं नहीं अब बंद कर दो, इसको नहीं चाहिए मुझे इसके शासनकाल में। ठीक है, ये होगी बात। उसके बाद जो है नहीं 1827 ईस्वी में इसको फिर से बनाया गया और उस समय उसके समय में जो है ना इसका गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? जॉन एडम्स थे। ठीक है, जॉन एडम्स थे। और ये आप ध्यान नहीं रखोगे फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अब इतना ध्यान रखना कि इसके बाद जो है आपको जॉन एडम्स थे और इसके समय में जो इसके अध्यादेश जो थे ये काफी कठोर थे। ये ध्यान रखना कि 1823 के जो अधिनियम थे, जो अध्यादेश थे, ये काफी कठोर थे। ओके, कठोर थे। और इसी के समय में क्या हुआ था, ये जो ना किसी भी व्यक्ति का जो कोई भी व्यक्ति पंजीकरण के बिना ये प्रेस शुरू नहीं कर सकता था। यानी कि बिना पंजीकरण करके, बिना नॉमिनेशन करके आप किसी भी प्रकार का प्रेस की मतलब उपयोग नहीं कर सकते, प्रेस शुरू नहीं कर सकते। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। सही बात है, इसलिए कठोर थे, काफी कठोर थे उस समय की अपेक्षा, है ना। तो इसको कठोर भी माना जाता है। और इसी के शासन काल में जो है ना ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ये अधिनियम, ये अध्यादेश, क्योंकि उसी के शासनकाल में, उसी के अधिनियम के कारण जो है ना राजा राम मोहन राय को अपने समाचार पत्र मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। आपको ये भी पूछे जा सकते हैं कि राजा राम मोहन राय का जो समाचार पत्र का क्या नाम था, वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। मिरात उल अखबार। ठीक है, मिरात उल अखबार जो थे इसको जो है बंद करवा दिया था, इसका प्रकाशन जो बंद करवा दिया था उसके साथ उस समय जो है ना गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये भी पूछे जा सकते हैं। जॉन एडम्स पूछे जा सकते हैं ऐसे भी, और ऐसे भी पूछे जा सकते हैं राजा राम मोहन राय का जो एक समाचार पत्र थे मिरात उल अखबार। ठीक है, मिरात उल अखबार जो थे वो उसका किस अधिनियम में जो है इसको बंद करवा दिया गया था? ये आपका लाइसेंसिंग विनियम अध्यादेश जो 1823 ईस्वी में बना था उसके समक्ष इसको बंद करवा दिया गया था। ठीक है, ये काफी कठोर थे, ये हमें ध्यान रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है। उसके फिर आपका आ गया 1835 में इसका नाम बदल कर रख दिया गया प्रेस अधिनियम 1835, प्रेस अधिनियम 1835। और ये आप कमेंट करके बताओ कि प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में जो इसके बारे में चर्चा की गई है। डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बारे में आपको समझने में समझना होगा, मतलब समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। मैंने इसके बारे में चर्चा भी किया है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन चलाए थे उसमें आपको मैंने बताया भी था, है ना। तो मौलिक अधिकार में इसको आपको मिल जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार एक बार ध्यान से देखो, प्रेस की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब चीज उसी में आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसको बारे में बताना है कि किसमें आपको देखने को मिल रहा है इसके बारे में, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, उसका कहता प्रेस अधिनियम 1835। इसमें क्या था, यह अधिनियम गवर्नर जनरल मेटकॉक के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि मेटकॉक के कार्यकाल में हुआ था, जो प्रेस अधिनियम 1835 ईस्वी में चला था। इस समय जो है ना प्रेस में काफी बदलाव देखने को मिला था। इसमें जो उत्तरदायी रुख अपना दिया था, मतलब कि इसमें काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया था, बहुत अच्छा नियम रूल्स लागू कर दिए थे। तो जिसके कारण जो ये मेटकॉक को क्या कर दिया, मेटकॉक को जो भारत प्रेस की मुक्तिदाता से सम्मान कर दिए थे, मतलब इसको उपाधि दे दिए थे कि आप भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता हो, क्योंकि इन्होंने जो ना प्रेस के बारे में इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने रूल्स बनाए, इतने अच्छे से इसका कार्यकाल में प्रेस के बारे में चला, प्रेस अधिनियम जो चला था काफी अच्छा चला था। इसी वजह से इसको जो ना भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता भी इसको कहा गया, इसको उपाधि दिया गया। तो ध्यान रखना कि भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे गवर्नर जनरल मेटकॉक। ठीक है, गवर्नर जनरल मेटकॉक। ये गवर्नर जनरल मेटकॉक के कार्यकाल के समय में कौन सा अधिनियम लागू हुआ था, ये भी ध्यान रखना है, प्रेस अधिनियम 1835 ईस्वी। ठीक है, ये भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद कहता था इसके परिणाम स्वरूप 1835 और 1857 के बीच पूरे भारत में स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों को तेजी से विकास हुआ। मतलब ये भी आप ध्यान रखना है, जैसे 1835 ईस्वी से जब मतलब देखो, सबसे पहली बात तो जब कुछ नया होता है, कुछ अच्छा होता है ना, तो उस समय के बाद से जो कुछ नया चीज मतलब प्रोग्रेस होने लगता है। ये ध्यान रखना, आपको याद रखने का। जब 1835 ईस्वी में क्या हुआ था, इसको मुक्तिदाता मतलब घोषित कर दिया था, किसको, मेटकॉक को घोषित कर दिया था। इसका मतलब ये है कि उस समय कुछ ना कुछ प्रोग्रेस किया
होगा, कुछ ना कुछ नया जरूर हुआ होगा, ये ध्यान रखना आपको, है ना। वो क्या होगा इस समय के जो है कार्यकाल में, जो है 1835 से 1857 की क्रांति तक इन ईस्वियों में, इन सालों में जो है ना बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। वो क्या है कि स्थानीय भाषा, जैसे आप जिस जगह के हो वैसे लैंग्वेज में, वैसे भाषा में जो है ना प्रेस की स्वतंत्रता लागू हो गई थी, प्रेस अधिनियम चालू हो गया था। मतलब स्थानीय भाषा के रूप में प्रेस जो है ना चालू हो गया था। हिंदी हो तो हिंदी, बंगाली हो तो बंगाली, इंग्लिश हो तो इंग्लिश, मतलब जिस तरह से हो, जिस तरह से आपका स्थानीय भाषा है, वैसे वैसे भाषाओं में, वैसे वैसे लैंग्वेज में इसको प्रकाशन करना शुरू हो गया था। ये भी हमें ध्यान रखना है कि कब प्रकाशन स्थानीय भाषाओं में प्रकाशन चालू हो गया था, शुरू हो गया था। ये आपका 1835 से 1857 के आसपास हुआ था, ठीक है, बीच हुआ था। उसके बाद कहा जाता है फिर नेक्स्ट अधिनियम में आएगा लाइसेंसिंग अधिनियम 1857, ठीक है, ये 1857 विरोधों के कारण लाया गया था, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेस और पुस्तक पंजीकरण, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। प्रेस और पुस्तक पंजीकरण, जो अभी हम लोग उसी का नाम बदल करके क्या रखे हैं, प्रेस के बारे में, ठीक है, जो अभी हम लोग उसी का आर्टिकल के बारे में देखते हैं, है ना। इसका नाम हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ते हैं, जो 1867 ईस्वी में बना था। ये अभी लास्ट था। इसके बाद हम लोग को जो बदलाव किया गया, इसी से बदलाव किया गया है। ये तो हमारी इतिहास थी, है ना, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग हालांकि इसके बारे में जो है ना कंपेयर करेंगे, जो अभी 2023 और 1867 में क्या डिफरेंट है, क्या मतलब बदलाव देखने को मिला था, उसके बारे में भी समझेंगे। हालांकि पहले इसके इतिहास के बारे में समझ जाते हैं। तो ये अधिनियम वायसराय लॉर्ड जॉन लॉरेंस के कार्यकाल के समीप पारित हुआ था। यह भी ध्यान रखना है कि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम जो 1867 में चालू हुआ था, उस समय के मतलब कि गवर्नर वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस थे, ठीक है। उसके बाद इस अधिनियम में समाचार पत्रों के प्रत्येक लेख के लिए प्रिंटर्स, प्रशासकों और प्रकाशन के स्थान का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया था। ये ध्यान रखना है। उसका इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य प्रेस, प्रिंटर्स और पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के प्रकाशों का पूर्ण नियंत्रण रखना था। मतलब इसका उद्देश्य यही था, जो प्रेस होती है, प्रिंटर्स होते हैं और पुस्तक होते हैं, समाचार पत्र, उसके प्रकाशन को पूर्ण रूप से नियंत्रण करना, ठीक है। इसके अन्य संशोधन, जैसे कि इसके बाद भी अन्य संशोधन हुए थे, लेकिन वो उतने खासे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट था, है ना। तो जैसे 1870 ईस्वी में हुआ था, 1983 ईस्वी में हुआ था, कई बार संशोधन किए गए थे, लेकिन वो कुछ खास बदलाव नहीं किया गया, कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा था, इसलिए चर्चित में नहीं था, इसलिए हमारे लिए उतना खास नहीं है ना। अब डायरेक्टली 1867 के बाद जो है 2023 में जो बदलाव देखने को मिला था, वो करंट है, वो काफी बड़ी बदलाव है, उसके बारे में जानना हमें जरूरी है और इससे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग अब इसके बारे में समझते हैं कि पीआरबी अधिनियम 1867 जो है, वो 1867 में जो अधिनियम था, उसके पीआरबी जो अभी वर्तमान समय में 2023 के मुख्य प्रावधानों में क्या अंतर है, पहले की जो है इसके अधिनियम में और अभी के अधिनियम में क्या अंतर देखने को मिल रहा है, क्या बदलाव किया गया है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम लोग इस साइड में देखें, 1867 का है, ये 2023 का है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात, इसमें पत्रिकाओं का पंजीकरण किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि इसमें रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है या नहीं है, और किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसमें क्या गया है, इसमें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के पंजीकरण से संबंधित प्रावधान है। मतलब ये सिंपल तरीके से था। अभी क्या बदलाव किया गया, इसमें पत्रिकाओं में किताबों या वैज्ञानिक और अकादमिक जर्नल शामिल नहीं है। मतलब इसको ध्यान रखना है कि अभी जो वर्तमान समय में अधिनियम 2023 ईस्वी में प्रेस से संबंधित जो अधिनियम है, उसमें क्या शामिल नहीं किया गया, उसके पंजीकरण में क्या शामिल नहीं किया गया है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, है ना। तो इसमें आपको हम लोग को ध्यान रखना है, किताब या वैज्ञानिक और अकादमिक जर्नल शामिल नहीं थे। बाकी ये सभी किताबें अधिनियम के दायरे से बाहर हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसको इसमें बदलाव देखने को मिला, इसमें संशोधन किया गया है। उसके तरह विदेशी पत्रिकाएं, जो अपने देश के बाहर से पत्रिकाएं हैं, उसमें क्या किया गया, इसमें विदेशी पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मतलब उस समय जो विदेशी पत्रिकाएं थी, उसमें किसी भी प्रकार का उसका प्रावधान नहीं था, हम लोग नहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं। उस समय जब वायसराय हो गया, गवर्नर जनरल चल रहे थे, तो उसको डायरेक्ट बना कर दी कि नहीं, मैं विदेशियों का पत्रिकाओं को फॉलो नहीं करने वाला, एक्सेप्ट नहीं करने वाला, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या गया, 2023 में किसी भी विदेशी पत्रिका की प्रतिकृति भारत में केवल केंद्र सरकार के पूर्व अनुमति से ही मुद्रित किए जा सकते हैं। मतलब अभी वर्तमान समय में ये कर दिए हैं कि किसी भी विदेशी पत्रिका का जो हम लोग तब एक्सेप्ट करने वाले हैं, जब तक कि यहाँ के जो है ना, भारत के जो केवल केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं पूर्व अनुमति, उसमें जब तक वो सलाह नहीं देंगे, तब तक हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो पहले जांच पड़ताल करने वाले हैं, सही है या नहीं है, उसका जो वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये तमाम चीजें, वो कैसे अफवाहें हैं, मतलब उसकी कितनी वैल्यू है, ये तमाम चीजें जांच करने के बाद वो इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगला फिर आगे कहा जाता है
प्रिंटिंग प्रेस के लिए घोषणा, प्रिंटिंग प्रेस के लिए कुछ घोषणा की गई, उसमें देखिए यह प्रावधान था कि मुद्रक या प्रकाशक का वर्णन करने वाली जानकारी जिला मजिस्ट्रेट यानी कि हम लोग बोल सकते हैं डीएम, ठीक है, को दी जानी चाहिए। डीएम यह जानकारी प्रेस रजिस्टर को भेजेगा। जानकारी की प्राप्ति के बाद रजिस्टर पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा। मतलब ये कहने का तात्पर्य है यहाँ कि आप अगर प्रेस वाले हो, ठीक है, अगर कोई भी न्यूज छापना चाहते हो, कोई भी चीज आपको बताना चाहते हो, तो उस समय क्या होता था, आप उसको सबसे पहले डीएम के पास भेजना होगा। डीएम उसका जांच पड़ताल करने वाले हैं। जांच पड़ताल में आपका सही अगर साबित हुए तो ही आप प्रकाशन कर सकते हो, अदरवाइज आपको वहां पे हटा दिया जाएगा, उस प्रेस को प्रकाशन करने से रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1867 में बातें कही गई थी। मतलब उस समय डीएम के पास सबसे पहले जाती थी, उसके बाद डीएम उसके बाद वो उसका व्याख्या करते थे, है ना, उसका ध्यान देते, उस पर जांच पड़ताल करवाते थे, उसके बाद ही इसमें प्रकाशन करवाने की मतलब कि आज्ञा दी जाती थी, परमिशन दिए जाते थे। और अभी वर्तमान समय में क्या गया है, इस अधिनियम में किसी पत्रिका के प्रकाशन को प्रेस रजिस्टर जनरल यानी कि पीआरजी और निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकरण को ऑनलाइन आवेदन करके पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। अभी ये बदलाव देखने को मिला है, इसको क्या किया डिजिटल कर दिया है ना। अभी ऑनलाइन के माध्यम से भी ये प्रेस वाले आसानी तरीके से, ये जल्दी तरीके से, मतलब देखिए डिजिटल हो गया तो मतलब क्या है, इसका जो ना कम खर्च के साथ साथ कम समय में बेहतर हो गया और बहुत जल्द इसका निर्णय साबित हो जाएगा। इसे डीएम क्या करेंगे, डीएम के पास जाएंगे, डीएम के पास जाने के बाद डीएम खुद उसका देखेंगे, देखने के बाद इसका जांच पड़ताल करेंगे, जांच पड़ताल के बाद इसका निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, उसके बाद निष्कर्ष निकाल के उसको मतलब उसका फैसला किया जाता था। अभी ये डिजिटल आप यूं गए 2 मिनट में तो चला जाता है, आप कुछ हाई करो तो फिर फटाफट चला जाता है ना। उसी प्रकार इसका जो है ये आप सरकारी की तरफ से जो इसका एक अधिनियम बना दिया गया, तैयार कर दिया गया, जनरल जिसको प्रेस रजिस्टर जनरल जो निर्दिष्ट कहा जा गया, उसको उस वेबसाइट पे ऑनलाइन में उसको देना पड़ता है और वो तुरंत निर्णय कर देते हैं, ठीक है। इसका प्रमाण पत्र मतलब ऑनलाइन के माध्यम से इसका दे दिया गया है। उसके नेक्स्ट में आपका प्रिंटिंग प्रेस का पंजीकरण। प्रिंटिंग प्रेस का पंजीकरण में क्या कहा जाता है, इस अधिनियम में जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम को प्रिंटिंग प्रेस के संचालन के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस के पंजीकरण का जो है ना, उसमें सबसे पहले बार डीएम को सब कुछ बताना होगा, चाहे आपका क्या कर रहे हैं, क्या घोषणा कर रहे हैं, क्या पंजीकरण कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को हम लोग को डीएम को दिखाना होगा। उसके बाद वो अगर मंजूरी देते हैं तो ही हम लोग उसको कर सकते हैं। और अभी वर्तमान समय में क्या गया है, इस अधिनियम में प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देने का प्रावधान किया गया है। अभी और ये जरूरी नहीं है कि आप डीएम के पास जाओ, पीएम के पास जाओ या सीएम के पास जाओ, कहीं नहीं जाना है आपको। डायरेक्टली इसका एक पोर्टल स्टार्ट कर दिया गया, लिंक बना दिया गया, वेबसाइट तैयार कर दिया गया, जिसके माध्यम से आप उस वेबसाइट पे अपलोड करो, उसके बाद बहुत जल्द आपका निर्णय भी आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। ये हुई बात है। उसके बाद अगला पॉइंट में आपका कहा गया दंड या जुर्माना। दंड या जुर्माना में क्या होगा, इस अधिनियम में कानून का अलग अलग उल्लंघनों के लिए कठोर दंड और 6 महीने तक का कारावास की सजा उपलब्ध था। मतलब अगर आप प्रेस वाले हो तो ये जरूरी नहीं है ना कि आप कुछ से कुछ प्रकाशन में कर दोगे, प्रकाशित कर दोगे, ऐसा नहीं है। अगर आप दंडित पाए गए तो 1867 के मतलब तहत इसमें 6 महीना की कारावास करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आपका कठोर दंड भी दिए जा सकते हैं, जिस तरह से आपका गुनाह होगा उस तरह से उसमें दंड भी दिया जाएगा। उसके बाद ये अभी वर्तमान समय में कहा गया ये अधिनियम इस कानून के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान नहीं है। मतलब डायरेक्ट ये सजा का प्रावधान जो है बंद कर दिया गया है। हालांकि कुछ प्रावधानों के उल्लंघन पर आर्थिक जुर्माना लगाने के प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि पंजीकरण के बिना पत्रिकाओं को प्रकाशित करने पर जुर्माना लगाया जाए। देखिए आप मीडिया वाले हो नहीं, प्रेस वाले हो नहीं, मतलब कहीं भी आपका ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, आईडी है ही नहीं, आप लेकिन कर रहे हो, भाषण दे रहे हो, है ना, खुद को मीडिया बना रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको। पंजीकृत करने वाले मीडिया ही आपका जो है ना अगर है तो आप कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी। उसके बाद अगर इसमें ऐसा बिना पंजीकृत करके आप नहीं कर सकते, यही कही गई है। उसके बाद कहता है पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द करना। अगर जो है ना किसी प्रकार का किस तरह से हम लोग को रद्द कर सकते हैं इसके बारे में देखिए। 1867 में कहा गया है इसमें केवल डीएम की किसी पत्रिका के प्रकाशन को रद्द करने का आदेश दे सकता है। मतलब इसमें सिर्फ डीएम ही जो है ना इसको मतलब कि रद्द करने का आदेश दे सकता है। और अभी वर्तमान समय में क्या किया गया है, इस अधिनियम में प्रेस रजिस्टर जनरल को पंजीकरण प्रमाण पत्र को निलंबित या रद्द करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि प्रेस रजिस्टर जनरल को ये ध्यान रखना है कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है प्रेस के अधिनियम में 2023 का जो है, अभी अगर हम लोग का इसकी पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करेंगे तो वो रद्द करने की जो है वो कौन कर सकता है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कौन कर सकता है, प्रेस रजिस्टर जनरल, ठीक है। उसके बाद करें साथ ही जिस व्यक्ति को किसी आतंकवादी कृत्य या गैर कानूनी गतिविधि के लिए दोषी ठहराया गया हो या जिसने देश की सुरक्षा के लिए खिलाफ कोई भी काम किया हो, उसे पत्रिका प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब वो अपराधी नहीं होनी चाहिए, दोषी नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये बातें कही गई है। और इसका लाभ क्या है, इसके लाभ के बारे में भी समझते हैं। देखिए लाभ क्या मतलब डिजिटलीकरण। डिजिटलीकरण मैंने बताया, इसमें पत्रिकाओं के स्वामित्व, आवंटन और पंजीकरण प्रक्रिया दोनों को सरल एवं एक साथ किए जाने के योग बनाए जा सकते हैं। इसमें समय की बचत होगी और खर्च भी कम होगा, है ना। उसके बाद प्रक्रिया को तीव्र बनाना। इस अधिनियम प्रेस रजिस्टर जनरल को प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का सक्षम बनाता है और ऐसा करने से प्रकाशकों को प्रकाशन शुरू करने में अधिक कठिनाई या सामना नहीं करना पड़ता है ना। अब मान के चलो पहले जैसे 1867 में क्या हुआ था, अब जैसे कुछ भी प्रकाशन करने से पहले डीएम के पास जाना हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं है। अभी ऑनलाइन की सुविधाएं हैं, वो आसानी तरीके से वो ऑनलाइन के माध्यम से भी कांटेक्ट करके वो आसानी तरीके से सब कुछ प्रकाशन करवा सकते हैं, वो जल्दी। और वो मतलब कि कठिनाइयों का, उसको ढेर सारी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। मतलब पहले होता है, मान के चलो डीएम है याई, डीएम उनके लिए एक पूरा जिला का मतलब जिला संभालने के हो गए, है ना। वो क्या सिर्फ यही इसी पे बैठे रहेंगे, आपके प्रेस पर ध्यान देते रहेंगे? नहीं ना, वो कहीं यहाँ है, कहीं वहाँ है, कहीं इस क्षेत्र में, कभी उस क्षेत्र में, ऐसे उसको दिन भर बिजी रहते हैं ना। तो यही बात है, उसमें काफी समय भी लग जाता था, काफी कठिनाइयां भी होती थी प्रेस वाले को। लेकिन अभी क्या कर दिया है, अभी जो ऑनलाइन की सुविधाएं कर देने के बाद इसको जो है सही तरीके से और सरल भाषा में बना दिया, सरल तरीके से तैयार कर दिया गया है। फिर कहा जाता है स्वामित्व के सत्यापन और पंजीकरण दोनों के लिए अब एक ही चरण में आवेदन किया जा सकता है, ठीक है। उसका तहत गैर आपराधिकरण, इस अधिनियम में पुराने अधिनियम के तहत आने वाले सभी उल्लंघनों में ज्यादातर को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। इस प्रकार इस कानून को औपनिवेशिक विरासत को समाप्त कर दिया गया है, यह भी ध्यान रखना है। उसके बाद स्पष्टता प्रदान करना है कि इस अधिनियम में विविध या प्रक्रियाओं मामलों में पारदर्शिता स्पष्टता को शामिल किया गया है, जैसे विदेशी प्रकाशन के प्रतिकृति संस्करण, समाचार पत्रों के वितरण का सत्यापन, स्वामित्व हस्तांतरण। ये हो गए इसका बेनिफिट, इसके लाभ। अब हम लोग इसका निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, निष्कर्ष के बारे में भी डिस्कस करते हैं ना। निष्कर्ष में आपका दिया गया पीआरपी अधिनियम 2023 में जो है प्रेस के बारे में दिया गया है और वर्तमान स्वतंत्र प्रेस के युग और मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखने के अनुरूप है, ठीक है। मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखने का अनुरूप है। यह अधिनियम विश्वास, पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी के जरिए तीव्रता से तथा अधिक कुशल तरीके से सेवा प्रदान करने को पर जोर देता है। साथ ही यह डिजिटल गवर्नेंस का भी प्रावधान करता है। तो इस तरह से यह डिजिटल गवर्नेंस का भी क्या करता है, प्रावधान करता है। तो ये प्रकार का देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बदलाव है ना, संशोधन किया गया जो कि बहुत अच्छी है। तो इस तरह से हमारे प्रेस के बारे में जो है इसके आर्टिकल दिए गए उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। और नेक्स्ट जो आर्टिकल आपका दूरसंचार अधिनियम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम लोग एक आर्टिकल को देखें जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या था आर्टिकल का नाम? प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण अधिनियम। ये ध्यान रखना है, पीआरपी, ठीक है, पीआरपी अधिनियम, पीआरपी एक्ट 2023। ओके, तो ये हुई हमारी आज के सेशन की वार्तालाप, ये हुई डिस्कशन। और कैसा लगा ये आर्टिकल? रिव्यू दीजिए कि सही में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप रिव्यू देंगे तब तो पता चलेगा कि क्या कमी है, नहीं है, कुछ बदलाव करना चाहिए, नहीं है, ठीक है। कुछ तो बताओगे तब तो, है ना। बताइए, अगर किसी प्रकार की कमी है तो जरूर बताइए, उसको कमी को दूर किया जाएगा, है ना। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है आप सभी से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कॉमेंट के माध्यम से किसी भी प्रकार का दुविधाएं हो, डाउट हो तो जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।